गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन्स जो है, इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का ग्रोथ। ठीक है, आज हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। टॉपिक जो है वो है ग्रोथ। ग्रोथ है क्या, पहले तो अपन बात कर लेते हैं ग्रोथ है क्या। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग्स, मतलब कि लिविंग बीइंग्स का एक फंडामेंटल फीचर्स है। जो वृद्धि है या ग्रोथ है वो लिविंग बीइंग्स का एक फंडामेंटल फीचर्स है। वृद्धि सभी जीवों का एक अनिवार्य लक्षण है, इम्पोर्टेंट फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चूँकि ये कलर ठीक नहीं है पेन का, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय है। अभिक्रिया या प्रक्रिया, वो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कैसी है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो देखते हैं कि जितने भी क्या बोलते हैं जीव हैं, उनके स्वरूप, स्वभाव, वेट, वॉल्यूम, शेप में परमानेंट और यूनिडायरेक्शनल जो चेंज होते हैं, सभी सजीवों के रूप, स्वभाव, वजन यानी वेट, वॉल्यूम, शेप में जो भी परमानेंट और एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, उन सभी को जो है हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ जो है प्लांट में और एनिमल्स में अलग अलग होती है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब कि अंग विशेष में वृद्धि होती है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो ओवरऑल वृद्धि होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिविंग बीइंग्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वृद्धि आंतरिक और बाह्य प्रकार की होती है। सजीवों में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, आंतरिक भी होती है और बाह्य प्रकार की भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वृद्धि की पहली स्टेप्स या पहली जो है सीढ़ी क्या है, वो सीड जर्मिनेशन या बीज का अंकुरण है। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सभी पौधों में को एक सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड से गुजरना पड़ता है। एक सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड से सभी पौधों को गुजरना होता है, यानी कि एक निलंबन का वृद्धि समय होता है जिससे सभी पौधों को गुजरना पड़ता है। और ये दो तरह का होता है, एक तो क्विसेंस और दूसरा डोरमेंसी। वृद्धि का जो सस्पेंशन बाह्य कारणों अर्थात इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण नियंत्रित होता है उसे हम कहते हैं क्विसेंस। और जो आंतरिक कारणों मतलब हार्मोनल कारण और अनुवांशिक कारणों से कंट्रोल या नियंत्रित होते हैं, ऐसे सस्पेंशन पीरियड को डोरमेंसी कहते हैं या सुषुप्त अवस्था कहते हैं। सुषुप्त अवस्था में क्या होता है
कि जो है पेड़ पौधे एक के जो पार्ट्स होते हैं या जर्म सीड होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं और वो उनकी एक्टिविटी कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो आगे बात करें, अगर हम ग्रोथ के आगे, इसी के आगे बात करते हैं, वृद्धि के दौरान जो वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वृद्धि के दौरान वजन बढ़ता है, लेकिन अपवाद स्वरूप, क्योंकि विज्ञान है तो अपवाद के स्वरूप सीड यानी जितने भी बीज होते हैं और पोटैटोज आलू, इनके जर्मिनेशन या अंकुरण के समय जो है वजन बढ़ने की वजह, वेट इंक्रीज होने की वजह डिक्रीज होता है। देखिए साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि वीडियो पीजीटी 2022, टीजीटी, एलटी ग्रेड और नीट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देख के नोट्स प्रिपेयर कर लें और मन से पढ़ लें, समझ लें, तो हमारी बात बन जाएगी और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वृद्धि के दौरान यानी ग्रोथ के दौरान अगर हम देखें तो क्या होता है, ग्रोथ के दौरान कि वेट बढ़ता है, इंक्रीज इन वेट, जो है वजन में वृद्धि होती है, परंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सीड और पोटैटो अंकुरण के समय जो है उनकी वृद्धि नहीं बढ़ती है बल्कि वो घटती है। आगे हम बढ़े तो फेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवस्थाएं, फेज ऑफ ग्रोथ, ये हेडिंग है। वृद्धि की अवस्थाएं 3 होती हैं, सेल फॉर्मेशन फेज, सेल एनलार्जमेंट फेज और तीसरी जो है वो मैचुरेशन फेज। ठीक है, तीसरी जो है वो है मैचुरेशन फेज। तो सेल फॉर्मेशन फेज की अगर हम बात करते हैं, सेल फॉर्मेशन फेज में होता क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज थ्रू डिवीजन या थ्रू सेल डिवीजन, जो कोशिका की संख्या है वो विभाजन के थ्रू या विभाजन के द्वारा बढ़ती है। एनलार्जमेंट फेज, सेल एनलार्जमेंट फेज में क्या होता है कि सेल साइज में बढ़ती है, इंक्रीज ऑफ सेल साइज, साइज ऑफ सेल इज इंक्रीज। वैक्यूल फॉर्मेशन होता है, इसके कारण क्या होती है, सेल का साइज बढ़ता है। तीसरी जो फेज है इसे मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज भी कहते हैं। ये क्या है, इसमें ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसको मॉर्फोजनी भी कहते हैं, मॉर्फोजनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मॉर्फोजनी के नाम से भी जाना जाता है, और ऑर्गेनोजनी और डेवलपमेंट के नाम से भी इस फेज को जाना जाता है, मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो पैटर्न ऑफ दी ग्रोथ या कोर्स ऑफ ग्रोथ और पैटर्न ऑफ दी ग्रोथ, इसकी बात कर लेते हैं। बॉन सॉक्स ने वृद्धि, बॉन सॉक्स लिखते हैं हम इसको, SACHS है, बॉन सॉक्स। ठीक है, इसने वृद्धि व समय के बीच एक ग्राफ बनाया था, इसे एस कर्व, वृद्धि कर्व, ग्रांड पीरियड कर्व अथवा सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इस कर्व को, वृद्धि और समय के बीच जो कर्व बनाया था बॉन सॉक्स ने, उसे एस कर्व, वृद्धि कर्व, ग्रांड पीरियड कर्व अथवा सिग्मॉइड कर्व के नाम से जाना जाता है, सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। इसमें 3 फेज हैं, वही 3 फेज जो अभी हमने बताई थी, सेल मैचुरेशन फेज, सेल एनलार्जमेंट या इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज या डिफरेंशिएशन। एक है लैग फेज। लैग फेज प्रारंभिक काल, लैग फेज बताती है कि सेल का जो डिवीज़न है वो होता है तो नई सेल बनती है। प्रारंभिक काल में जो है ग्रोथ, पौधे की जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है। ठीक है, इसे सेल फॉर्मेशन फेज भी अभी हम लोगों ने बताया था। दूसरी है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, इसको लॉग फेज को हम लोग जो है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल पीरियड भी कहते हैं। इसमें वृद्धि तेज होती है और अधिकता से होती है, वृद्धि
तेज होती है और अधिकता से होती है। ये सेल इलोंगेशन फेज, सेल इलोंगेशन फेज, ठीक है। और तीसरी है स्टेशनरी फेज या स्टेडी फेज। इसमें क्या होता है कि वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। और एक सिग्मोइड कर्व का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके का जो है एक फेज वो बनता है कर्व, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ग्रोथ फिजियोलॉजी का इतना, इसके आगे अगर हम देखते हैं, आगे जो है इसको आगे देखें तो अब हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कीज हैं जो ग्रोथ से संबंधित हैं। तो ग्रोथ ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। ग्रोथ ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। मतलब कि जो वृद्धि है वो किसके कारण होती है, किसी भी जीव या प्लांट के किसी पार्ट या पूरी बॉडी में सिंथेसिस के कारण या संश्लेषण, नए पदार्थों के संश्लेषण के कारण जो है होती है। ये संश्लेषण दो तरह का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल, जब सेल के या कोशिका के अंदर संश्लेषण होता है तो उसको इंट्रासेलुलर सिंथेसिस बोलते हैं, इंट्रासेलुलर संश्लेषण बोलते हैं। जब कोशिका के बाहर, आउट ऑफ सेल, आउटसाइड द सेल सिंथेसिस होती है न्यू मटेरियल्स की, तो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर सिंथेसिस, ठीक है। इसको एक्स्ट्रासेलुलर सिंथेसिस बोलते हैं। ग्रोथ इज associated with high degree of metabolic activities। जो वृद्धि है वो किससे संबंधित होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे, उनके हाई डिग्री से, विच इंक्लूड बोथ एनाबॉलिक और सिंथेसिस रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शंस। मतलब कि जो ग्रोथ है वो हाई डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की से संबंधित होती है या एसोसिएट होती है, और इसमें दोनों तरह की क्रियाएं इंक्लूड होती हैं। मतलब संश्लेषण वाली क्रियाएं भी, जो प्रॉफिट वाली क्रियाएं हैं वो भी, जिनको हम एनाबॉलिक कहते हैं, और जो लॉस वाली क्रियाएं हैं, डिस्ट्रक्शन वाली क्रियाएं हैं, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन रिएक्शंस, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। वृद्धि के दौरान जो एनाबॉलिक या सिंथेसिस फेज का रेट होता है वो ब्रेकडाउन रिएक्शंस या कैटाबॉलिक रिएक्शन से अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो प्लांट्स हैव, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इसको हम पूरा कवर करना है पीजीटी, टीजीटी और नीट की दृष्टि से, तो इस टॉपिक को पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। बहुत मतलब नॉलेजफुल है, आप लोग इससे नोट्स बनाइएगा, आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा, ठीक है। और जो भी समझ में ना आए वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। और जो भी पीजीटी, टीजीटी या नीट की तैयारी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड की, वो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, जिसका मैं थंबनेल दूंगा या लास्ट में बता दूंगा कोई, तो इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं झांसी जिले के मऊरानीपुर में पढ़ाता हूं, और यहाँ जितने भी लोग हैं वो ज्वाइन कर लें। दूसरा, ज्वाइन करने के साथ साथ क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके, ठीक है। और पूरे वीडियोस देखें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इससे क्या है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जितने लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने लोग ज़्यादा पूरा वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे, उतना हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि ग्रोथ के दौरान, वृद्धि के दौरान एनाबॉलिक रिएक्शंस का रेट जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन से अधिक होता है। प्लांट्स हैव कैपेसिटी फॉर इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ विच कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब पौधों के अंदर जो
वृद्धि करने की क्षमता होती है वो थ्रू आउट पूरे जीवन भर अनलिमिटेड ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करने की असीमित वृद्धि करने की क्षमता होती है। पौधे जो है पूरे जीवन भर वृद्धि करते हैं, जबकि मनुष्य एक विशेष उम्र के बाद, एक 21-22 साल की एज के बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ ये क्या होता है, ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज यूनिक। इसीलिए पौधों में जो वृद्धि है वो क्या है, इनका यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम सोचें, देखिए कि कभी मान लीजिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या डिवीज़न करने वाली कोशिकाएं हैं, जब उनमें डिवीज़न की क्षमता ख़त्म हो जाती है या वो डिवीज़न करना सीज हो जाता है, तो उनसे परमानेंट सेल बनती हैं। ठीक है, और उन परमानेंट सेल्स को हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आदि नाम से जानते हैं। तो पेरेन्काइमा जो है वो स्टोर्स फूड, मतलब क्या करते हैं, पेरेन्काइमा ऐसे परमानेंट ऊतक हैं या परमानेंट सेल्स हैं जो क्या करते हैं, खाने को, भोजन को स्टोर करते हैं। कोलेनकाइमा क्या करते हैं, कोलेनकाइमा भी परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू प्लांट, मतलब पौधों को क्या प्रत्यास्थता और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। जाइलम वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं और जो फ्लोएम होते हैं वो जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का, कहाँ से, पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट की जो ग्रोथ है उसका मेजरमेंट किन विधियों से होता है। तो प्लांट मेजरमेंट, प्लांट की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसका माप, उसको विभिन्न विधियों के द्वारा, निम्नलिखित विधियों के द्वारा मापा जा सकता है। नंबर 1 पर जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा पौधों को हम की वृद्धि को हम सीधे देख करके माप सकते हैं, बता सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है, कितनी। नंबर 2 बाई हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप के द्वारा। तीसरा सर जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया था क्रेस्कोग्राफ, उसके द्वारा। चौथा वृद्धि मापी के द्वारा। वृद्धि मापी भी कई तरीके के होते हैं, लगभग 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 ARC ऑक्जेनोमीटर और पुली ऑक्जेनोमीटर, जिसे हम पिफेफर ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, और माइक्रो स्क्रू ऑक्जेनोमीटर। ये इन विधियों के द्वारा हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। एफिशिएंसी इंडेक्स ये क्या होती है, एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होती है, इकाई समय में, मतलब एक यूनिट टाइम में पौधे के अंगों के आकार अथवा क्षेत्र क्या है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं हम, दक्षता सूचक या एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। इकाई समय में पौधे के विभिन्न अंगों के आकार और क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स का मान भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न अंगों में अलग अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के आगे देखें तो इम्पोर्टेंट कीज हो गए थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्टेड टू द ग्रोथ। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बढ़िया वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो अफेक्टिंग द ग्रोथ। ठीक है, लाइट पहला तो फैक्टर है, पहला कारक है वो है प्रकाश। ये फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ रूट और शूट। ठीक है, मतलब कि रूट शूट में डिफरेंशिएशन जो होता है और प्रकाश संश्लेषण इससे संबंधित होता है। प्रकाश वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था तथा सीड जर्मिनेशन के समय आवश्यक नहीं होता है। लाइट अगर सीड जर्मिनेशन के समय नहीं मिलती है, पौधे की प्रारंभिक अवस्था में नहीं मिलती है, तो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके बाद लाइट आवश्यक है। ठीक है,
अगर इटियोलेशन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट, पौधों को जब प्रकाश ना मिले या प्रकाश अनुपस्थित हो वृद्धि के समय, ग्रोथ के समय, तो इसे हम क्या कहते हैं, इटियोलेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है, ये भी है। प्रकाश प्लांट मॉर्फोलॉजी का कंट्रोल करता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा फैक्टर है ताप। ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट की वृद्धि के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ, जो पौधों की वृद्धि के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एलन के जो नोट्स हैं, चूँकि मैं कई किताबों से नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है पौधों की वृद्धि के लिए। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर प्रोटोप्लाज्म का विघटन होने लगता है, प्रोटोप्लाज्म डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, उसका विघटन होने लगता है। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होने लगता है, बहुतायत मात्रा में या अधिक मात्रा में ट्रांसपायरेशन होने लगता है, अनावश्यक ट्रांसपायरेशन होने लगता है, और एंजाइम का डीनेचुरेशन होने लगता है, एंजाइम का डीनेचुरेशन होने लगता है, प्रोटोप्लाज्म का कोएगुलेशन भी होने लगता है। ये सारी क्रियाएं जो है, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव होता है तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है जल, वाटर, वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और सेल एलोंगेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, मेंटेनेंस करने के लिए, टर्जिडिटी सेल की मेंटेन करने के लिए, या ग्रोविंग सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी जल बहुत आवश्यक है, और जो है जो टर्गर प्रेशर है या डीपीडी है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। चौथा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन एनाबॉलिक या सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी आवश्यक होती है। पांचवा जो फैक्टर है वो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट लाइक कार्बन, ऑक्सीजन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जिंक, फेरस या आयरन आर द रॉ मटेरियल। ये क्या है, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। कौन, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक और फेरस, और मैक्रो में कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए सीड ट्यूबर बल्ब डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कंटेंड इट। मतलब इनकी प्रारंभिक अवस्था किसी भी सीड की, ट्यूबर की या बल्ब की, उन पर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट की मात्रा पर डिपेंड करती है। जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। और ग्रेविटी, इट डिटरमाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ ओरिएंटेशन, मूवमेंट, मेन रूट, स्टेम एंड ब्रांच। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या करती है, डायरेक्शन तय करती है, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, मूवमेंट्स, उनकी गति का, ठीक है, मूवमेंट भी तय करती है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन कोशिका में परमानेंट चेंजेस, कोशिका के अंदर परमानेंट चेंजेस, मतलब संरचना में, बायोकेमिस्ट्री में, साइज में, फिजियोलॉजी में, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट आदि में अगर परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, विभाजन से, और तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन फिनोमिनन वेयर कंटेन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स regain and attain their ability to divide and form new cells is known as de-differentiation cell। मतलब कि जहाँ पर जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो विभाजित होकर परमानेंट सेल्स बनाती हैं, प्राइमरी परमानेंट सेल्स बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स। यही डिफरेंशिएटेड सेल्स
इनमें से जब कई डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या करती हैं, पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न करती हैं, प्राप्त कर लेती हैं और अपने विभाजन से नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको हम डी डिफरेंशिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। आर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन एक्ट एज मेरिस्टेम। और डी डिफरेंशिएटेड जो कोशिका होती है जिसमें विभाजन की क्षमता आती है, वो एक मेरिस्टेम की तरह काम करती है, जैसे इंटरफेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, बाउंड कैम्बियम। दीज आर द फॉर्म फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल। ये कैसे बनती है, डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से बनी होती है। रीडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती हैं, रीडिफरेंशिएटेड सेल्स द प्रोसेस वेयर द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब कि जो डी डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं हैं जो मेरिस्टेम की तरह कार्य करती हैं, वो पुनः अपने विभाजन की क्षमता को खो देती हैं और क्या बनाती है, परमानेंट सेल बना लेती हैं। उनको कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्या है, सब रीडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो रीडिफरेंशिएशन के थ्रू बनती हैं। तो इतना आज ये वीडियो ग्रोथ से संबंधित था। अब इससे संबंधित जो नेक्स्ट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें अधिक से अधिक संख्या में। जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।